हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी क्लासेस कुछ अनियमितताएं रही हैं कि मैं टाइम पे आ नहीं पाया। रीज़न बिहाइंड कि मैंने आपको सभी को मैंने इंटीमेट किया हुआ था कि मैं एक शादी में गया हुआ था जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट था जाना, जिगरी यार था अपना। ठीक है, तो उसकी शादी में जाना था। और आज अभी फिर से जैसा कि आप बैकग्राउंड से भी देख पा रहे होंगे कि मैं इंदौर आ चुका हूँ। और आज से आपकी क्लासेस बिल्कुल 10 AM रेगुलर आपको मिलेगी। उसके अलावा भी आपको क्लासेस आपको कल से या परसों से ही देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें इरेगुलर रही, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं हम। और उसके अलावा अब आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनइक्वालिटी। ठीक है, देखो एक चीज और भी है कि बहुत लोगों का मैं कुछ चीजें देखो शॉर्ट्स में क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को जैसे डाउट आते आते रहता है कि सर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को सॉरी एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट दोनों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दोनों का लेवल बहुत अलग होता है और एग्जाम लगभग लगभग सेम टाइम पे आपकी जाती है ना। तो उस चीज को मैं थोड़ा सा एक अलग वीडियो बना के मैं उसको कवर करूंगा कि कैसे आपको कवर करना है, कैसे दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है। क्योंकि पढ़ना आपको दोनों ही है। अगर आप दोनों फॉर्म डाल रहे हो तो आपको दोनों ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका जो टॉपिक है इनइक्वालिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहने वाला है ना। इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं प्री में तो देखो ये 100% ये आपको इसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में मैक्सिमम तौर पे ये टॉपिक क्लर्क मेंस में आपको देखने को मिला है। मैक्सिमम, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पीओ मेंस में नहीं आता, बिल्कुल आता है, 100% आता है। इसके भ्रम में बिल्कुल मत रहना। पर क्लर्क मेंस में ज्यादा देखने को अभी तक मिला है। तो आप ये सोच के बिल्कुल प्रिपरेशन मत करना कि अरे ये क्लर्क में आता, पीओ में नहीं आता, हमको सिर्फ प्री देनी है। ऐसा देखो, ये सब गलती कभी मत करना, है ना। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। और इसी को बोला जाता है असमानता। कि दो चीजें जो इक्वल नहीं है उनको समझने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टॉपिक आपका बना है। आपको याद हो कि जब हम सिलॉग जब स्टार्ट किए थे, सिलॉग अभी खत्म हुआ कुछ दिन पहले ही, कि सिलोजिज्म जब आपका स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि दो टॉपिक आपके होते हैं पूरी रीजनिंग में। एक होगा आपका ये सिलोजिज्म, और दूसरा आपका कुछ और नहीं, यही होगा आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी आपकी रहेगी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो ये सिलॉग होता है ये रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन जो ये इनइक्वालिटी होती है ये दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। यहां पे कंपैरिजन किया जाता है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है कि वो एलिमेंट्स क्या है, छोटी है, बड़ी है, बराबर है, लेस है, ग्रेटर है, या फिर इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी ये कंपेयर करने के लिए ये चीजें आपकी यूज में आएंगी। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब डाउट क्लियर कर दूं कि अगर किसी को ऐसा है कि यार जीरो बिल्कुल मतलब कि इनइक्वालिटी वो जीरो है, कुछ भी नहीं आता उनको, तो बधाई हो, ये सेशन आपके लिए पूरा जीरो लेवल से। और आप एक बार क्लास देखना, इसके बाद आप बात करना। मैं आपको अगर कुछ भी आपको नहीं आता, बिल्कुल आप जीरो हो, तो ये सेशन आपके लिए है। और देखना बिल्कुल जीरो से मैं आपको बिल्कुल इसका मास्टर बना के छोड़ूंगा, इसमें पीएचडी करवा दूंगा पूरी पूरी आप, है ना। बस ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, नोट्स जरूर बनाना। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, हर एक टॉपिक के लिए बोलता हूं, नोट्स जरूर बनाना। और एक टाइम पे जो कि आपका संडे का दिन होता है, अगर आपको याद हो तो जो मैं ये प्रिपरेशन वाली एसबीआई पीओ प्रिपरेशन वाली जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप जरूर करना, तो इसके नोट्स आप जरूर बनाएं। और नोट्स के साथ में उस चीजों को आप रिवीजन करें, उसका बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करें। एक इंटेंसिव रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपका पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे रही है और स्टार्ट करते हैं। देख भी पा रहा हो दिख रहा होगा कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ। इनइक्वालिटी इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज व्हेन दे आर नॉट इक्वल।
समझ गए? असमानता तो टॉपिक का नाम ही है, तो ये तो आपको भी पता है कि ये इक्वल नहीं होंगी। तो बस उसी चीज को बोला गया है कि एक मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट होता है, इनइक्वालिटी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो कि ये शो करता है कि दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन में क्या रिलेशन है, कंपैरिजन के टर्म्स में क्या रिलेशन है, वो भी तब जब वो इक्वल नहीं है, जब वो इक्वल नहीं है। समझ गए बात को आप, कि वो इक्वल जब नहीं है तो क्या कैसे इनको यूज किया जाएगा। दिस वैल्यूज यूजिंग सिंबल्स सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और यहीं पे एक और आप लिख लो, और वो होता है आपका इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, कि ये 5 आपके सिंबल होते हैं जो कि आपको पूरे इसमें इनइक्वालिटी में आपको देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये ये सिंबल्स होते हैं ना, सिंबल्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने इसीलिए पूरी टेबल मैंने डिजाइन की है, और ये इसलिए डिजाइन की है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा मतलब एक जो मैथमेटिकल जो टर्म्स होता है ना, उनको समझने में थोड़ी सी उनको ज्यादा मेहनत उनको लगानी पड़ती है। तो मेरा मोटिव ये था कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये चीज समझ के जाए यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, जब ये वाला एक सिंबल रहेगा जो कि आपके लेफ्ट साइड में जो ओपन रहेगा, जो कि आपके लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा, वो सिंबल होता है आपके ग्रेटर देन का। उस सिंबल को बोला जाता है ग्रेटर देन। और यहीं पे ये जैसे ये देखो कि लेफ्ट वैल्यू इज बिगर देन राइट वैल्यू, तो यही चीज बोला जा रहा है कि इधर आपके लेफ्ट में जो सिंबल आपके ओपन रहेगा और राइट में ये क्लोज रहेगा, तो इसी को बोला जाता है ग्रेटर देन का सिंबल, यही होता है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे यही यही बोला जाता है कि जो जिधर इस सिंबल का मुंह खुला रहेगा, जिधर इसका मुंह खुला रहेगा, वो जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है वो राइट वाली वैल्यू से बड़ी होगी। समझ गए? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 इज 5, सभी को मालूम है कि 8 जो होता है 5 से बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो देखो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यही ये और सेम चीज ये यहाँ पे लिखी हुई है कि 8 इज ग्रेटर देन 5। अब ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मतलब क्या बकवास बता रहे हो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज भी अच्छे से समझ में नहीं आती। तो मैंने बिल्कुल बेसिक पे उतर गया, मैं बिल्कुल जमीन पे कि अब इनको समझाओ, और फिर सामने वाला बताएगा कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए। ये सिंबल आपके राइट साइड में ओपन रहता है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो आपका लेफ्ट होता है वो उसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही उसका राइट है। सिंपल सी बात है, कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। तो जो सिंबल राइट की तरफ ओपन रहता है उसको बोला जाता है लेस देन का सिंबल, वो होता है आपका लेस देन का सिंबल। और लेफ्ट में वो जिधर साइड ही क्लोज रहेगा वो वैल्यू छोटी होगी। ये सिंबल जिधर साइड क्लोज रहेगा वही वैल्यू छोटी होगी। इधर लेफ्ट साइड में क्लोज है, तो ये लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी, लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन राइट वैल्यू। समझ गए? इतनी बात सभी को समझ में आ गई। यहाँ पे देख लो आप कि 3 इज लेस देन 7, तो यहाँ पे ये सेम चीज लिखी हुई है कि 3 इज लेस देन 7। ये चीज देखो कि ये जो वैल्यू है, तो ये लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज है, लेकिन इसके पीछे एक डोरमेट टाइप में लगा हुआ है, जिसको बोला जाता है, इस सिंबल का सिंपल सा मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर या तो इक्वल। तो जब भी कोई वैल्यू, जैसे मैं अगर बोलूं कि कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, हाँ सॉरी, कोई वैल्यू आपकी लेस नहीं है, ये नहीं है, क्या हुआ कि वो वैल्यू हो सकता है कि वो वैल्यू, सॉरी जस्ट 1 मिनट, वो वैल्यू आपकी लेस नहीं है, वो वैल्यू छोटी नहीं है। तो हो सकता है, अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी फिर उसके पास बची, हो सकता है कि वो बड़ी हो और हो सकता है कि वो बराबर हो। तो बस वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। लेफ्ट साइड में ओपन थी, तो लेफ्ट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट वैल्यू, ये चीज यहाँ से देखने को आपको मिलता है। फिर 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और सेम चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है। यहाँ पे फिर आपको ये जो सिंबल है, तो ये लेफ्ट साइड में क्लोज है और राइट साइड में ओपन है। तो अगर जिस साइड ओपन रहता है तो सभी को अब मालूम चल गया कि जिधर भी वो ओपन रहेगा तो वो साइड वो वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेस देन आर इक्वल टू, इस सिंबल को बोला जाता है कि लेस देन आर इक्वल टू, और उसके साथ में लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन
और इक्वल टू राइट वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, राइट की तरफ खुला है तो ये राइट वैल्यू आपकी बड़ी होगी। फिर चीज इसमें इक्वल टू की बात कर रहे हैं, इक्वल टू सभी को मालूम है, इक्वल टू बोथ वैल्यूज आर इक्वल, 10 इक्वल टू 10 और 10 इज इक्वल टू 10। आई होप इतनी चीजें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, कोई इसमें डाउट वाली बात यहाँ पे होगी नहीं, है ना। बहुत बेसिक टेबल था जो कि मेरे ख्याल से अगर किसी को वो चीज समझ में नहीं आ रही थी तब इससे बेसिक में क्या जा सकता हूँ, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे सोचा कि यार अगर किसी को नहीं आता तो मैं कितना बेसिक में जा सकता हूँ कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो बस वही चीज, वही प्रयास यहाँ पे आपका किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर रही है और यहाँ से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपकी हुई, अब बढ़ते हैं कुछ एक नए पड़ाव की तरफ, और नया पड़ाव आपका ये रहेगा। देखो अगर मैं पूरा इनइक्वालिटी की बात करूं तो पूरे इनइक्वालिटी में आपको, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये टोटल 6 सिंबल ही आपको देखने को मिलेंगे पूरे इनइक्वालिटी में। इस सिंबल के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को आप। तो अब देखो आप यहाँ पे कौन से सिंबल होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू। समझ गए। बस यही सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये डेफिनेट सिंबल होता है। डेफिनेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि दो पर्सन खड़े हैं, डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूं कि देखो इन दोनों में से हो सकता है कि ये एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, हो सकता है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और हो सकता है कि दोनों बराबर हो। अब देखो एक पर्सन ए रहा, ये ए हो गया ये बी हो गया, एक पर्सन ए हुआ, मैं कहता हूं कि ए जो है, एक पर्सन जो ए है, देखो ए हुआ या बी हुआ, तो तीन तरह के रिलेशन बनेंगे। हो सकता है कि ए जो वो ग्रेटर हो सकता है कि ए आपका ग्रेटर हो सकता है कि ए जो आपका वो छोटा हो। लेकिन अगर ग्रेटर है, मैं बोल दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, कि ए जो है बी से बड़ा है, मैंने ऐसा बोला। अगर ये बोलता हूं कि ए जो है बी से बड़ा है, तब उसको किसी कुछ दूसरा होने के चांसेस उसके बहुत कम है। अगर ए बड़ा है तो अब ए जो है छोटे छोटे तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने बड़ा बताया है, तो ना तो वो छोटा होगा और ना तो वो बराबर होगा। बस इतनी चीजें आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ए इज लेस देन बी, कि ए इज लेस देन बी, कि ए जो है वो बी से छोटा है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ए जो है बी से छोटा है, तो उस केस में ए छोटा है तो ए किसी भी हाल में बड़ा नहीं हो सकता। फिर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इसको लेस बताया हुआ है कि ए इज लेस देन बी। तो ए जो होगा वो आपके बी से छोटे होगा, और वही अकाट्य सत्य होगा 100%, जिसको बोलते हैं ना कि एक अनइरेजेबल ट्रूथ। तो वो ट्रूथ है, वो किसको मिटाया नहीं जा सकता, कि वो छोटा है तो है, खत्म। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बोल देता हूं कि ए इक्वल टू बी, मैं ऐसे बोल देता हूं कि ए बी बराबर है, अगर वो बराबर है तो छोटा बड़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बस वही चीज होती है कि मेन तो तीन सिंबल आपके यही होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डेफिनेट। इनडेफिनिट इनको क्यों बोला जाता है, कि जैसे देखो अगर ये सिंबल आपको दिख रहा है कि सबसे पहले यही सिंबल है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनको क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बात बताओ, क्या आप एक रिलेशन इससे बता पा रहे हो कि या तो वो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा? क्या आप ये चीज बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो। आप अनसर्टेन हो, आप श्योर नहीं हो। और अगर आप श्योर नहीं हो तो इसीलिए इनको बोला जाता है इनडेफिनिट सिंबल्स, अनसर्टेन जिसको बोला जाता है। आप सर्टेन हो ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल ये भी होता है कि ये होता है आपका लेस देन और इक्वल टू, फिर इसका भी लेस और इक्वल टू, ग्रेटर की जगह में ये लेस देन और इक्वल टू आपका ये पूरा ऐसे ही बना रहेगा। फिर होता है नॉट इक्वल टू, कि ये बराबर नहीं है, कि ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है कि वो लेस हो और हो सकता है कि वो ग्रेटर हो। ये दोनों सिंबल साथ में यूज हो रखे हैं, जैसे कि ये यूज हो रखा है कि लेस देन और इक्वल टू,
और यहीं पे लेस देन और ग्रेटर देन ये साथ में आपका यूज हो रखे हैं, तो हो सकता है कि वो ये होगा। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसलिए इन तीनों सिंबल को ये बोला जाता है इनडेफिनिट या फिर अनसर्टन, क्योंकि इससे आप एक डेफिनिट रिजल्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो। क्लियर बात है? चलिए, तो ये तो बात रही आपकी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट सिंबल्स को हमने देख लिया। अब आज का एग्जाम चल रहा है और मैं चूंकि मैं रिसेंट एग्जाम्स में देता रहा हूँ, सो मेरे को मालूम है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या पैसा चलता है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेस देन यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इफ सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, कि इनका डिफरेंट फिर अलग से वो मीनिंग क्या हो। ठीक है, जस्ट एक मिनट यार, मिस्टेक है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे करेक्शंस की जरूरत है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैं सोचा कि इसको मैं थोड़ा देखूं क्या है कि क्यू, अगर ये बोल रहे हो आप कि P जो है Q से बड़ा है, तो आपका जो P होगा ये यहाँ से आप ये हटा दो, ये वाला भी हटा दो, ये भी आप हटा दो। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि P इज ग्रेटर देन Q, तो P इज नॉट लेस देन और इक्वल टू Q। ये बताइए समझ में आपको? अगर P जो है Q से बड़ा है, तो वो उससे छोटा और बराबर नहीं हो सकता। इतनी बात आई समझ में? अगर P इज लेस Q है, अगर P इज लेस देन Q है, तो यहां पे हो जाएगा P इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। होगा वो बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब आप यहाँ पे देखो, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हो सकता है कि वो बड़ी हो या बराबर हो, तो छोटी तो वो किसी भी हाल में नहीं हो सकती, इसीलिए छोटी को यहाँ पे क्रॉस किया गया है। अगर आप ये बोल रहे हो कि P इज लेस देन और इक्वल टू Q, कि P हो सकता है कि छोटा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो वो P ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। आपका जो P है वो ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ग्रेटर को यहाँ पे क्रॉस किया गया है। मैं बोलता हूं कि P इक्वल टू Q, कि P जो है आपका जो P है वो Q के बिल्कुल इक्वल है। आपका जो P है वो हो सकता है कि उसके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो। अगर ऐसा है कि वो इक्वल है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी आपका ये गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो, अब पीपीटी मैंने ही बनाया है, कई बार थोड़ा सा, क्योंकि यार बहुत जल्दी जल्दी में पीपीटी बनी है। मैंने, क्योंकि मेरा बिल्कुल कुछ भी रेडी नहीं था, अभी आके जस्ट बनाया हूँ और इसके बाद आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो पीस इक्वल, अगर इक्वल आपने बोल दिया तो वो छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा P इज नीदर लेस नॉर ग्रेटर, नीदर लेसर नॉट ग्रेटर देन Q। ये रिलेशन आपका बनेगा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि P और Q इक्वल है, तो वो छोटा और बड़ा कभी नहीं होगा। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो, ये बोल रहा हूं कि P एंड Q इक्वल नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू Q, कि P और Q इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं होंगी, तो ये तो आप समझ पा रहे होगे ना कि P हो सकता है कि P आपका ग्रेटर हो सकता है कि लेसर हो देन Q, कि हो सकता है कि आपका जो P है वो बड़ा हो या छोटा हो Q से, क्योंकि वो बराबर तो है ही नहीं। तो यहां से ये रिलेशन आपके निकल के आए। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, है ना? इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यार ये जो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल एग्ज़ाम में ये बहुत पूछी जा रही है ना? अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ अगर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि P इज़ ग्रेटर देन Q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू Q। अगर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि P इज़ लेस देन Q, तो ये आपका होगा P इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि P इज़ लेस और इक्वल टू Q, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि P इज़ नॉट लेस देन Q। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि P इज़ लेस और इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा P इज़, बिल्कुल ये बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ P इक्वल टू Q, तो ये आपका जो रिलेशन बन के आएगा, वो बन के आएगा कि हो सकता है कि P छोटा हो या फिर वो बड़ा हो।
अगर ये बोल रहा है P इज नॉट इक्वल टू Q, तो यहां से आपका ये बन जाएगा कि P इज क्या होगा, सॉरी, अगर इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, है ना? और अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि P इज नॉट इक्वल टू Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो सकता है कि आपका ये लेस हो, और हो सकता है कि वो ग्रेटर हो देन Q से। अब इतनी चीजें आपको मैं प्रॉपर एक थोड़ा सॉर्टेड वे में मैं आपको लिख के दे दिया, ठीक है? इतनी चीजें आप याद रखना। देखो, ये जो सिंबल जो आपको ये दिख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये लिखने के कुछ कुछ तरीके हैं, ठीक है? तो इन तरीकों से आप बहुत ही थोड़ा सा फेमिलियर रहना, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंट ये सब आ रहे हैं। आपको ये सिंबल्स आपको देखने को कम मिल रहे हैं, ये वाले सिंबल आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल रेडी रहिएगा सभी लोग, ताकि आप उस चीज को आंसर कर पाए। ऐसा ना हो कि अरे यार ये सिंबल तो किसी ने बताया नहीं मेरे को, तो मैं बता रहा हूं कि इस सिंबल का मतलब ये होता है, समझ गए? दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। तो आजकल ये वाले कम देखने को मिलते हैं, ये वाले देखने को ज्यादा मिल जाते हैं। मीनिंग सेम है, लेकिन डिफिकल्टी बढ़ा दिया ना आखिर। और डिफिकल्टी इसके लिए बढ़ाया, जो कि बस एक चले जा रहे हैं, एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो सॉर्टेड है ही नहीं। वो क्या चीज पढ़ना है, वो चीज अभी वो उसको एक तरीके से वो कर ही नहीं पाए, है ना? तो इतनी चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखना, ठीक है? बढ़िया आगे, थोड़ा गला भी गीला हो गया, अच्छा लग रहा है। चलिए, इतनी चीजें तो समझ में आ गई, है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपको बताइए, है ना? तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयार रहना। चलिए, अब कुछ पॉसिबल कंपेरिजन आपको बता देता हूं, जो कि जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। कैसे आप कंपेयर करोगे, ठीक है? तो देखो, लैंग्वेज में बताऊंगा, और कुछ एक आजकल थोड़ा सा एक बोलता है ना कि इजी टू अंडरस्टैंड, एक नॉर्मल, जैसे कि हमारे खान सर पढ़ाते हैं, तो खान सर की जो पढ़ाने की जो लैंग्वेज है, देखो पढ़ाते चीजें तो वो भी पढ़ाते हैं, बट उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को एक देसी लैंग्वेज में ले आ देते हैं। और वही चीजें रहती है कि वो हर एक ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती है। जो हम डेली यूज में जो चीजें हम ले आ रहे हैं, जो चीजें हम डेली अब काम कर रहे हैं, तो वो उसको बहुत इजी लैंग्वेज में दे देते हैं। तो बस वही चीज करने की, देखो वो उनके जैसा देखो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है यार, वो बहुत ही लीजेंड है वो। लेकिन ये है कि ट्राई कर सकते हैं, तो वही ट्राई यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो, पॉसिबल कंपैरिजन की बात करते हैं, बी इक्वल टू सी। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप मेरे से पूछो, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी इक्वल टू सी, तो क्या मैं बी की जगह में सी नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि बी सी की वैल्यू इक्वल है, कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया ए इज ग्रेटर देन सी। अब एक लैंग्वेज जो कि आपकी वो वाली होती है, देसी वाली, तो यहाँ पे जैसे लोग बताते हैं कि ए का जो है, जो ये गेट है, ए के लिए गेट ये खुला हुआ है, आराम से गेट खुला हुआ है, और यहाँ पे दो डोरमेट लगे हैं। अब डोरमेट पे कोई रुकता नहीं है, डोरमेट पे तो कोई रुकता नहीं है, तो डोरमेट पे अगर कोई नहीं रुकता, तो अगर ये जो आपका ये जो गेट खुला हुआ है, तो यही आपका जो गेट है, वो आपका जाके राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे दो गेट, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब एक बात बताओ आप, ए इज ग्रेटर देन बी जब आप बोल रहे हो, तो ये तो आप क्लियर बोल रहे हो ना कि ए जो है बी से बड़ा होगा, बी जो है वो सी से बड़ा होगा। तो आप ये चीज तो बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे हो कि ए सबसे बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब ए है बी से ही बड़ा है, और बी जो है सी से बड़ा है, तो जब ए से बी ही छोटा है और बी से छोटा सी है, तो ए तो सबसे बड़ा ही होगा, उसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिला ए इज ग्रेटर देन सी। अब वो डोरमेट वाली बात देख लो, ये जो गेट है, इसका भी गेट इधर की तरफ खुला हुआ है, इसका भी गेट खुला हुआ है। तो अगर दोनों का गेट अगर खुला हुआ है, तो ये जो गेट है, यही गेट आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जब दोनों में ही गेट आपको इधर की साइड खुला हुआ है, तो बीच में किसी का काम बनता नहीं है, तो एसी डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाएंगे। और इक्वल टू सी, ये चीज बोलनी चाह रही है आपको। तब आप यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ए इज ग्रेटर देन बी, कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसको तो हमने पहले ही देख लिया कि ए इज ग्रेटर देन सी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ना हमने देखा कि ये वाला जो सिंबल जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसको क्या बोला जा रहा था, ईदर, ईदर
अरे! क्या लिख रहा हूँ मतलब यार? क्या 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 है मतलब ये? क्या है? ईदर ग्रेटर और यही चीज़ बोल रहा था मैं। अब एक बात बताओ, एक बार मैं चेक करूँगा बड़ा वाले के लिए कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, कि बी जो है सी से बड़ा है। तो रिलेशन आपको जस्ट ऊपर इसके मिल गया है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी आपको मिल रहा है। अगर मैं बोल दूँ कि बी इक्वल टू सी, तो इसके जस्ट ऊपर वाला रिलेशन आपको ये वाला मिल जाएगा कि बी इक्वल टू सी। तो अगर बी इक्वल टू सी होगा, तो मैं बी की जगह में सी को नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी आपको यहाँ पे ये देखने को आपको मिल गया। इस वजह से आपको ये ग्रेटर देन आया। जब 2 डोरमेट रहेंगे, तो डोरमेट वहाँ पे साथ में ज़रूर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, 1 डोरमेट, 2 डोरमेट। 2 डोरमेट अगर आपको दिख रहा है, दोनों दोनों गेट एक साइड ही खुले हुए हैं, दोनों गेट एक साइड ही खुले हुए हैं, तो इसीलिए ये डोरमेट भी आपके साथ में आया और ये गेट भी आपका साथ में यहाँ पे आ गया है। कोई चीज़, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा आपको ये चीज़ और भी सिम्प्लीफाई करके बता दूँ कि ए इज़, अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अब इसमें देखो, इसके बहुत सारे पॉसिबल केसेस बनेंगे। अगर मैं बोलूं ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, फिर आप यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप देखो कि ए इज, फिर ये ग्रेटर देन, इसके भी दो बनेंगे, फिर इसके भी दो बनेंगे, फिर इसके साथ दो बनेंगे, इसके साथ दो बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे आपके। लेकिन ले दे के आपको आंसर मिलने हैं क्या? आंसर आपको यही मिलेगा। आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आप यहाँ पे देखो, इसमें भी आपको 2 डोरमेट आपको दिख रहे हैं, 2 डोरमेट आपको दिख रहे हैं, डोरमेट आराम से आपको मिलेगा। 2 डोरमेट अगर दिख रहा है तो वो डोरमेट मिलेंगे। और दूसरी बात कि इसका गेट इधर खुला हुआ है और यहाँ तो 2 डोरमेट की चर्चा है ही है, तो 2 डोरमेट तो कोई रुकेगा नहीं, है ना? सीधे वो निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये गेट यहाँ पे खुला हुआ है, डोरमेट भी लगा हुआ है, तो डोरमेट और गेट आपको दोनों साथ में मिल गए। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू जो सिंबल होता है, ये इक्वल टू सिंबल किसी भी फैमिली के, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई नालायक हो जाए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी फैमिली के एक बड़े भाई की तरह होता है, जो आपको होता है ना कि एल्डेस्ट ब्रदर जो आपका होता है, सबसे बड़ा भाई, जिम्मेदार। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, बाकी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये इक्वल टू होता है, ये बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही, मैं बताऊं कि जैसे एक एग्जांपल था ना कि मतलब कोई बोलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए कोई बोला था, कितना बढ़िया एक्टर है कि वो दीवार मतलब एक बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। तो ये जो इक्वल टू होता है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। ये इक्वल टू किसी का रिजल्ट चेंज नहीं करता। इक्वल टू में बिल्कुल भी ये नेचर नहीं होता कि ये किसी का रिजल्ट चेंज कर सके। इक्वल टू होता है कि किसी के रिजल्ट को बस बेहतर ही बना देगा बस, वो किसी का रिजल्ट खराब नहीं करता। और एज अ आउटकम कभी भी इक्वल टू आपको देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस कि इक्वल टू का कंपैरिजन इक्वल टू से ही किया जाए, अनलेस के इक्वल टू कंपैरिजन इक्वल टू से ना किया जाए तभी। नहीं तो इक्वल टू आउटकम में कभी नहीं आता। इक्वल टू कंपैरिजन जो इक्वल टू से होगा, तभी इक्वल टू आपका आउटकम मिलेगा, अदरवाइज इक्वल टू आपको एज अ आउटपुट, एज अ रिजल्ट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे डोरमेट और ये सी आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब यहाँ पे कि बी सी अगर इक्वल है तो बी की जगह मैं सी रख दूं, तो ए इज लेस देन सी, तो ये आपको ये देखने को मिल गया। जो ये गेट है कि बी की तरफ खुला हुआ है, और ये इक्वल टू किसी का रिजल्ट चेंज नहीं करता, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर ये चेंज नहीं करता, तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट अगर बी की तरफ खुला हुआ है, तो बी की तरफ आपका यहाँ पे हो जाएगा, बी की जगह आप सी रख दोगे, तो ये ए इज लेस देन सी आपको एज आउटकम आपको देखने को मिलेगा। या देखो कि 2 गेट है, दोनों के दोनों इधर की साइड खुले, राइट साइड की तरफ ही खुले हैं, तो दोनों के अब ये जो गेट के साथ में आपका ये ए सी का रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि 2 गेट है, दोनों ही राइट साइड की तरफ खुले हैं, लेकिन डोरमेट आप एक ही है। डोरमेट एक है, सिंबल 2 है, डोरमेट एक है, गेट 2 है। तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो ये जो डोरमेट है, ये डोरमेट एज अ आउटकम आपका नहीं आएगा। डोरमेट दो, अगर 2 गेट हो रहा है तो 2 डोरमेट होने जरूरी है, समझ लो।
इसीलिए यहाँ पे आपको डोरमेट आपको देखने को नहीं मिला और ए इज लेस देन सी आपको देखने को मिल गया। अब देखो दोनों राइट साइड में खुले हैं तो यहाँ पर भी आपको डोरमेट देखने को मिल गया। यहाँ पर भी आप देखो कि डोरमेट, ये दोनों जगह डोरमेट आपको दिख रहा है और ये राइट साइड में खुला है तो ये एज इट इज आउटकम आपको देखने को मिल गया। बिल्कुल फेमिलियर हो गए होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है कब? प्रॉब्लम शुरू होती है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो ये दो गेट दिए गए हैं, एक गेट ये रहा, एक गेट आपका ये रहा। दोनों गेट में एक लेफ्ट की तरफ खुल रहा है, ये वाला आपका लेफ्ट की तरफ खुल रहा है, ये की तरफ खुल रहा है। दोनों एक लेफ्ट की तरफ खुल रहा है, एक राइट की तरफ खुल रहा है। तो आप चीज देखो कि एक तो ये एक के लिए ये खुला है और इनसे में रिलेशन हमको बताना है और ये बंद हो गया तो अब ये एक सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर ए सी तक नहीं पहुंच पाएगा तो यही हो जाएगा यहाँ पे नो डायरेक्ट रिलेशन। कंडीशन आपकी यहाँ पे बन जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नो डायरेक्ट रिलेशन केसेस मींस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में डायरेक्ट कोई केस आपका नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये गेट यहाँ पे खुला लेकिन यहाँ पे जाके ये क्लोज हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी कि ये गेट यहाँ पे खुला लेकिन यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो डायरेक्ट रिलेशन तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये गेट यहाँ पे भी क्लोज है और यहाँ पे जाके खुला लेकिन पहले ही क्लोज है तो वो ए से सी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ए जो है सी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप ए सी के बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे भी यहाँ पे ये डोरमेट तो लगे हुए हैं लेकिन गेट क्लोज है। अब गेट आप बहुत आपको डोरमेट आप लगा के रखो लेकिन अगर आपने गेट ही बंद करके रखा है तो डोरमेट तक जाके सामने वाला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सीधा जा नहीं पाएगा। तो इन चारों के चारों केसेस में आपका ये नो रिलेशन का जो ये केस है तो ये आपको देखने को मिलता है। इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं देखो आज एनर्जी बहुत कम है, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ है ना, क्योंकि बिना कुछ खाना पीना के आज सब ये चल रहा है, आपके लिए मेहनत ही चल रही है ना। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा आप लोग प्लीज कंप्रोमाइज कीजिएगा, है ना। चलिए, नीचे बोला गया है कि नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो सही बात है, डेफिनेट रिलेशन में आपको कुछ भी रिलेशन ए और सी के बीच में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिला है। ठीक है, इतना सभी को आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट नोट, नोट क्या है? If we draw a true conclusion, then we have to use possible case method between two elements. कुछ और नहीं बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि ए सी के बीच में, ए सी के बीच में आपका कोई भी केस यहाँ पे नहीं लग रहा है, कोई भी डिफरेंट केस में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ये पॉसिबल केसेस आपके सही होंगे। पॉसिबल केसेस आपके ये सही होंगे क्योंकि डेफिनेटली जैसे कि आपका सिलॉग में भी हमने देखा था कि जो ब्लैंक स्पेस हो रहा था वो नो रिलेशन का केस तो बनाता था कि नो रिलेशन केस में डायरेक्ट कोई रिलेशन देके नहीं रखा है। लेकिन जब आप उसका पॉसिबल रिलेशन जब आप देखोगे तो पॉसिबल रिलेशन में आपको वो देखने को मिलेगा। सेम चीज इसमें भी है कि ए सी में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट जब आप पॉसिबिलिटी रिलेशन देखोगे तो जरूर ए सी में आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे वो पॉसिबल केसेस की बात कर रहा है कि इनके बीच में अगर आप पॉसिबल केसेस अगर लगा दोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। अगले केस है, केस है कि जब जब ए और सी के बीच में डेफिनेट तौर पे कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता, इनफैक्ट मैं बोलूं कि नो डायरेक्ट रिलेशन का केस बनता है, नो डेफिनेट रिलेशन का केस बनता है और यहाँ पे पॉसिबल केसेस अगर आपके सही होने लगते हैं तो यहीं से एक प्राणी का जन्म होता है और उसको बोला जाता है ईदर और का केस। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी और वो चीज क्या थी कि ईदर और के केस में सिलॉग और इनइक्वालिटी दोनों में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, मैक्सिमम सेम होती हैं। अभी मैं उस चीज को प्रूव करता हूं। सिलों में हमने क्या देखा था? तीन क्वालिटीज देखी थी कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, उसका यहाँ पे ज्यादा कोई रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी चीज हमने क्या देखा था कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली मस्ट बी रॉन्ग,
इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आप ए और के बीच में, ए सी के बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी देखने को आपको मिल रहा है? नो रिलेशन का केस बन रहा है, नो रिलेशन का केस है यहाँ पे, अच्छी बात है। अब इन सी के बीच में नो रिलेशन का केस आपका बन रहा है यहाँ पे, नो रिलेशन का केस बन रहा है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देखो कि ए और सी नो रिलेशन के केस में यहाँ पे आपका क्या होगा, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि इनके बीच में पूरे के पूरे पॉसिबल केसेस आपके ये ट्रू कंक्लूजन आपके बना के देंगे, डेफिनेट कंक्लूजन आपको बना के देंगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ ही देंगे, ठीक है। चाहे रिलेशन ये हो, एक्सप्रेशन चाहे आपका ये हो और चाहे ये हो, दोनों ही आपके सेम काम आपका करेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बोल के रखा है कि AC नॉट डेफिनेट। चलो अब बढ़ते हैं, आपको नियम के तहत आगे बढ़ूंगा। मैं सोच रहा था उसमें ही आपको उस स्लाइड में नियम कुछ कानून बता देता, बट मैं सोचा कि चलो यार अभी रहने देते हैं, कि इतनी चीजें आपको सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा मैं जो प्रीवियस स्लाइड में बताना चाह रहा था उसको अब इस स्लाइड में नियम के तहत आगे बढ़ते हैं। देखो कंडीशन की होती है, इधर और की जो कंडीशन आपकी बनेगी उन कंडीशंस की बात करते हैं, और उन कंडीशन में सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा बोथ कंक्लूजन मस्ट हैव द सेम एलिमेंट्स। समझ गए? पुराने सिलॉग में आपने देखा था, सेम सिलॉग के रूल आपको यहाँ पे एक रूल नंबर 1 तो सेम आपका रहेगा, both conclusion must be individually wrong। थर्ड ऑफ सिलोजिज्म वहां पे हमने देखा था कि जो रूल नंबर 3 आपका बोलता था कि बोथ द कंक्लूजंस इंडिविजुअली मस्ट बी रॉन्ग, तो ये भी आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे वहां पे चल रहा था ना कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे क्या कलेक्टिवली बोथ कंक्लूजंस शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। ये collectively समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखो ईदर और के केस में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको हो सके तो कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, सिर्फ 3 ही सिंबल आपके होने चाहिए। चौथा सिंबल जब ही आया आपके क्वेश्चन में तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखो ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस में, एक कंक्लूजन में आपको बोला जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो दूसरे आपको कंक्लूजन में ये मिलना ही पड़ेगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इन दोनों के बीच में परफेक्ट इधर और का केस आपका लग गया। ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से और भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आप बहुत ही ध्यान में आप रखना। अगर सेम आपको बोला जा रहा है कि ए इज लेस देन बी, तो यहाँ पे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब आप समझ पा रहे हो, ये भी आपका परफेक्ट इधर और का केस आपका बन गया। देखो यहाँ पे ये तीन सिंबल मैंने आपको बताया कि ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो ये 3 सिंबल ही आपको, इसके कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो तीनों सिंबल आपके होने चाहिए इन दोनों कंक्लूजन के कॉम्बिनेशन में मिलने चाहिए। इन दोनों आपके जो कंक्लूजन आपके बन रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन में मिलने चाहिए। समझ गए इसको आप? इतनी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और पढ़ते हैं बाकी। देखो जो ये 3 रूल हमने पढ़े, इन्हीं 3 रूल का अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि एक हमने ये वाला रिलेशन देखा था, एक आपका ये वाला मैंने देखा था कि हमने ये दोनों रिलेशन हमने देखे थे, और ए और सी के बीच में हमको रिलेशन बताना है। अब देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो अब देखो आप यहाँ पे ए सी डेफिनेट तौर पे बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। ए इज लेस देन सी, क्या आप ए इज लेस देन सी डेफिनेट तौर पे बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। आपको ए सी के बीच में कुछ भी नहीं मालूम है। ए इक्वल टू सी डेफिनेट तौर पे बोल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। और यहीं से आपको देखने को मिलता है कि, और तो जो ये इंडिविजुअली रॉन्ग वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका लग जाएगा। अब एक चीज, ईदर और के केस में अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क एक और भी आता है कि हर, जैसे मान लो कि जैसे मैंने ये दो तो मैंने आपको बता दिया,
अभी एक अगर ऐसा हो जाए कि ए इक्वल टू बी और फिर यहाँ पे हो जाए ए इज लेस देन और ग्रेटर देन बी, यहाँ पे इधर और लगेगा क्या? यहाँ पे इधर और लगेगा? बिल्कुल लगेगा यार, बिल्कुल लगेगा। अगर आप इसको, अब एक चीज जो सिलॉग में मैंने आपको समझाया था, सिलॉग में, अब उसको बहुत ही ध्यान से समझना आप, इधर और का केस देखो। अगर आप इसको बोलते हो कि ये मेरा 100% सही है कि इक्वल टू बी, तो क्या आप डेफिनेट तौर पे ये बोल पाओगे कि ए छोटा है बड़ा होगा? नहीं बोल पाओगे, तो इसको कैंसिल मारो। अगर आप ये चीज बोल देते हो कि ये हो सकता है कि ए छोटा हो या बड़ा हो, इसको आप डेफिनेट तौर पे मानते हो, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप ये बोलते हो कि ये तो हो सकता है कि वो बड़ा हो सकता है कि वो छोटा हो। अगर ऐसा आप बोलते हो तो क्या आप ए इक्वल टू बी आप बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पे तीन आपके आइडियल केसेस यहाँ पे आपके ये बन के निकले। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, आप ये बोलते हो कि ए इज ग्रेटर देन सी, सेम चीज जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ए इज ग्रेटर देन सी, अगर आप इसको सही मानते हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर और में दो कंक्लूजन के जो आपका कॉम्बिनेशन होगा उसमें ये तीनों सिंबल होने कंपलसरी है। समझ गए? फिर अगर आप इसको मानते हो तो फिर इन दोनों को लेना होगा कॉम्बिनेशन, अगर आप इसको मानते हो तो फिर इन दोनों का लेना होगा कॉम्बिनेशन। समझ गए? तो ये ऐसा कुछ आपका ये चलेगा। आपको इतनी चीजें आप समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। सिंस इज अ डेफिनेट इंडिविजुअली वैलिड इधर और पेयर विल बी ये। समझ गए? ये चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है, थोड़ा सा लैंग्वेज वो करके, और मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये लिखा हुआ है। समझ गए बात को? जो तीन कंडीशन आपने पढ़ी थी कि बोथ द कंक्लूजन्स हैव सेम एलिमेंट्स। अब देखो, ये तो ये लिखने का आपका ये पूरा तरीका हो गया कि ये तीन सिंबल आपके ये प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ये जो आपका मिला है ये कुछ ये है, ये जो मैंने आपको बताया है कि तीनों सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है, वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था, लेकिन जो ईदर और का केस बना है वो बना है ये। अब आपका तो ये, अगर एक सही मानते हो तो ये दो सिंबल लेके इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला आपका सही होगा, अगर आप इसको सही मानते हो तो ये गलत होगा, और अगर आप इसको सही मानते हो तो ये गलत होगा। ये, अगर आप इसको सही मानते हो तो ये गलत होगा, लेकिन आप इसको सही मानते हो तो ये गलत होगा, और यही इधर और का परफेक्ट केस आपका बना के देता है। अभी इक्वल टू वाला भी, और जो ये वाला मैंने आपको बताया है, ये वाला भी केस यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, आई होप आपको इधर और का जो एक केस होता है तो ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। बढ़िया है? चलिए बढ़ते हैं कुछ और आगे, और देखते हैं कुछ कंपैरिजन के कुछ रूल्स कि सिंबल का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपको डेफिनेट तौर पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात ये हो रही है कि अगर 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 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर ये होगा तो ऐसा आउटकम आपका क्या आएगा? ग्रेटर देन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों आएगा? मैंने आपको क्लियर बता के रखा कि जितने सिंबल आपके रहेंगे, जितने भी गेट रहेंगे, अब यहाँ पे गेट तो यहाँ तो गेट भी नहीं है, अब तो दो डोरमेट आपको दे के रखा है, दो डोरमेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल टू को मैंने आपको समझा दिया कि इक्वल टू घर के बड़े भाई जैसे होता है, घर के बड़े बेटे जैसा होता है, कि वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, थोड़ी चीजें कम भी है तो भी एडजस्ट कर लेगा। तो इक्वल टू तो आपका, इक्वल टू कहीं पर अगर रहे ना कंपैरिजन में, तो इक्वल टू तो आप भूल जाया करो कि इक्वल टू लिखा भी है, इक्वल टू कोई मायने नहीं रखता। इक्वल टू ऐसी स्मूथ चीज है कि आपके आंसर को, और बस अगर इक्वल टू है ना तो आप समझ जाओ कि इक्वल टू ही आपका आंसर होगा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो इक्वल टू बहुत बेहतर चीज होती है। तो यहाँ पे देखो, तो इन दोनों का ही कंपैरिजन होगा। अब दो गेट तो हैं, लेकिन डोरमेट एक ही है, तो डोरमेट अगर एक है तो काम नहीं चलेगा, इसलिए आपका सिर्फ ये गेट बस आ गया। यहाँ पे आप देखो, तो दो डोरमेट हो गए, इसको तो आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आप इग्नोर ही मारो, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इसको इग्नोर मारोगे तो यही सिंबल आपको बचा, यही एज इट इज आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे दोनों गेट आपके क्लोज हो रखे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो रखे हैं, ये इधर चालू है और ये इधर चालू है, लेकिन एक दूसरे की तरफ पीछे करके बैठे हुए हैं वो। तो अगर वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे की तरफ अगर वो गेट आपके क्लोज है, तो आप डोरमेट लगा भी दोगे तो भी वो पास नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं जा पाएंगे, इसीलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो,
ये ये पहले ही क्लोज हो गया है आपका। ये यहाँ पे ये पहले ही आपका क्लोज हो गया है। अगर ये पहले क्लोज हो गया तो वो आगे जाने की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पहले खत्म हो जाता है वो। ये भी पहले आपका क्लोज हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू आपका दिया गया है। यहाँ पे ये इक्वल टू आपका दिया गया है, जो कि 2 डोरमेट लेके रखा है। अब 2 डोरमेट तो आपको पहले आपको बताया कि उसको आप नेगलेक्ट मार दो, तो ये आपको एज़ इट इज़ ये क्लोज़ वाला जो डोर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये दोनों जो बिल्कुल क्लोज़ है, एक-दूसरे की तरफ ये क्लोज़ है, कि इधर तो चालू है लेकिन इधर आके क्लोज़ हो गया, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। सेम ये भी एक-दूसरे की तरफ है वो, और तो इधर वो पहले क्लोज़ है, लेकिन अगर मान लो कि इधर से अगर वो चलना स्टार्ट भी किया, लेकिन यहाँ पे जाके वो जाके रुक जाएगा। अपोजिट सिंबल है, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल है, यहाँ पे आपका ये रुक जाएगा। अब देखो, एक चीज़ में बहुत क्लियर, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से अगर सीखने का मतलब वो चीज़ करो, तो वो मैं कंपैरिजन करके वो बता दूँ। ये डोर और ये डोरमेट और ये गेट वाले में ना, थोड़ा-सा देखो ये मतलब कंफर्टेबल इतना अ, ठीक है, आपको समझने में हो सकता है, लेकिन मेरे को समझने में इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं तो ये इक्वल टू वाले में ही मैं समझा हूँ, और इसी में मेरे को बेहतर समझ में आता है, और मेंस में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना? मेंस में क्या होता है ना कि फिर वो बड़ी समस्या फिर क्रिएट हो जाती है। कि किसका गेट किधर क्लोज है, क्योंकि वहां पे आपको क्या रहेगा कि कोड के थ्रू आपका ये कंपैरिजन आपको बता के रखेगा कि ये फलाने प्रसाद ये एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आप सिंबल का यूज आप समझो, बाकी तो ये सब तो आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इधर और, अब सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको एक चीज बताया भी है, फिर से वो चीज बताता हूं कि ये जो ये सिंबल जो आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इधर, इधर ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल टू बी। ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, यही आपने लिखा हुआ है। इधर ग्रेटर, तो ये हमने एक बार ग्रेटर लिख दिया, और इक्वल टू, तो ये हमने एक बार इक्वल टू लिख दिया। तो यहीं से ये जो ईदर और जो एक इनइक्वालिटी में अगर आप देखो, तो ईदर और का सबसे परफेक्ट एग्जांपल यही होता है। ईदर का मतलब क्या होता है, ये तो ये तो ये, तो या तो ये बड़ा होगा या तो ये बराबर होगा। आई होप कि आपको इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप यहाँ पे देखो, सेम वही लेस का है, तो या तो वो लेस होगा या तो ये बराबर होगा, है ना? कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, ठीक ठाक बात है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, इधर और का एक परफेक्ट मैं आपको एक सिनारियो आप बना के दे देता हूँ, और आप उन चीजों को आप समझो। देखो, जितने एग्जाम्पल 4 के 4 यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों में आपका नो रिलेशन का केस आपका बन रहा है। नो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अगर बात करो यहाँ पे ईदर और का, कि ईदर और कहाँ-कहाँ पे लगेगा, तो बस अगर आप ये चीजें अगर आप बढ़िया से अगर आपको पता है ये तीनों चीजें, कि सिर्फ दोनों कंक्लूजन के दोनों कंक्लूजन के कॉम्बिनेशन में सिर्फ यही तीनों सिंबल आपके होने चाहिए। तीसरा चौथा सिंबल इन तीनों के अलावा आपका कुछ नहीं चलेगा। अब आप देखो यहाँ पे, ये जो चारों ये कॉम्बिनेशन आपके बन रहे थे, चार मतलब ये आपके एक्सप्रेशन आपके बन रहे थे, यहाँ पे इधर और ए और सी के बीच में लगाना था। अब आप यहाँ पे देखो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। आप एक बात बताओ, इक्वल टू 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल टू 2 टाइम्स हुआ। मैंने वो क्लियर बोला था कि ये 3 सिंबल के अलावा चौथा सिंबल नहीं होना चाहिए। अब इक्वल टू अगर 2 बार हो गया, तो यहाँ पे इधर और कभी नहीं लगेगा, यहाँ पे नीदर नॉर लगेगा। यहाँ पे लगेगा नीदर नॉर। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए इज ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटर आपका अगर यूज हो गया, मीन्स ये वाला यूज हो गया, तो 10 सिंबल आपके बचे, 2 सिंबल बचे, तो 2 सिंबल लेस देन और इक्वल टू आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परफेक्ट इधर और का केस आपका बनेगा, क्योंकि दोनों अगर ये कंक्लूजन को अगर आप कंबाइन करो, तो ये तीनों सिंबल ही बना के वो दे रहा है। अब देखो कि लेस देन की बात कर रहे हैं, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इन तीनों को अगर दोनों को अगर कंबाइन करो, तो तीनों सिंबल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको सही बोलते हो, इसको सही बोलते हो, तो आपका ये गलत होगा, अगर इसको सही बोलते हो तो आपका ये गलत होगा, और ये परफेक्ट इधर और का केस आपका बना के दे रहा है। तो जब भी इधर और आप लगाओगे, तो ये तीनों सिंबल आपके बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए, और ये तीनों सिंबल जब होंगे, तभी कंडीशन वो सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन कि उन 2 एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेशन का केस बनना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2,
कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। कंडीशन नंबर 3 कि बोथ द कंक्लूजन्स इंडिविजुअली मस्ट बी रॉन्ग, ये होना चाहिए। तीसरा कंक्लूजन, तीसरा क्या था? बताते बताते बताओ, मैं ही भूल गया। क्या था? कि कंबाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कंबाइन, अगर दोनों को कंबाइन करने पर वो एग्जैक्ट जो सिचुएशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कि दोनों को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो पूरा जो आपका ये एक्सप्रेशन है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि ईदर और कहां पे आपका लगेगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो। ठीक है, अब चलिए एक मुद्दे की बात ये कि देखो आज मेरी अब ताकत बिल्कुल नहीं चल रही है, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मतलब अब पढ़ाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, इवन मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल, और अगर कुछ एनर्जी रही हो, अगर कुछ भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप लेक्चर जरूर देखना। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे को अभी भी ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। लेकिन आज जितनी एनर्जी थी उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया, बट वो मेरे लिए मेरी 100% नहीं थी कि मैं आपको पहले ही बता। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।